हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डंपिंग सिंड्रोम के बारे में। जो क्या होता है कि सर्जरी होने वाली होती हैं, जो गैस्ट्रिक सर्जरी जिनको हम कहते हैं, उनका क्या होता है एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होता है। और इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे एम्स की बात करो या डीएसएसबी की बात करो, पीजीआई की बात करो, रेलवे की बात करो, या अनोदर जो स्टेट लेवल के जो नर्सिंग कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी बात करो, सभी के अंदर इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक्चुअल में पेप्टिक अल्सर का जो कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो डंपिंग सिंड्रोम कंडीशंस होती है वो मोस्टली गैस्ट्रिक सर्जरीज के बाद देखी जाती है, या फिर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिक जो सर्जरीज होती हैं उनका एक कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी सर्जरीज होती हैं जिनके बाद में क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशंस देखी जाती है। तो डंपिंग सिंड्रोम की जब बात करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि एक गैस्ट्रिक सर्जरी का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है। उसके बाद इसको अगर डिफाइन किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो फूड कंटेंट होते हैं, स्पेशली जो जीआई ट्रैक्ट से स्टोमक के अंदर जाते हैं या एसोफेगस से स्टोमक की तरफ मूव करते हैं, जिनके अंदर स्पेशली जो बोला जाता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होते हैं या फिर शुगर कंटेंट होते हैं, वो क्या होता है मूव्स फास्ट फ्रॉम स्टोमक टू डूडिनम। और डूडिनम दोस्तों आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका क्या होता है फर्स्ट पार्ट होता है। दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि जो रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक इज एल्सो कोल्ड। तो डायरेक्टली क्या होती है एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि रैपिड एम्प्टिंग हो रही स्टोमक की, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे डंपिंग सिंड्रोम। दूसरा पूछा जाता है कि डायरेक्टली डंपिंग सिंड्रोम को उठाया जाता है और उसमें पूछा जाता है डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ। तो कॉम्प्लिकेशंस में उसके अंदर पूछा गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, या फिर कह सकते हैं दूसरी कोई सर्जरी कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज होती है, या फिर अनोदर टाइप की जो सर्जरीज होती है उनको भी ऑप्शंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा कि ये कॉम्प्लिकेशन किसका है गैस्ट्रिक सर्जरीज का कॉम्प्लिकेशंस है। ये टॉपिक दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी एंड डंपिंग सिंड्रोम के अंदर रिलेशन की। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि सर्जरी और डंपिंग सिंड्रोम उसके अंदर एक सीधा सीधा रिलेशंस होता है, क्योंकि जितनी भी जो गैस्ट्रिक सर्जरीज होती है वो सारी क्या होती है एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या करती है डंपिंग सिंड्रोम को डेवलप करती हैं। और उनके अंदर जो सबसे मेन जो सर्जरी होती है वो कौन सी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो गैस्ट्रेक्टोमी होती है, जिसके अंदर होल स्टोमक होता है उसको रिमूव किया जाता है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको डूडिनम या जेजुनम से क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है। तो उस तरह की कंडीशंस में सबसे ज़्यादा चांसेज क्या होते हैं डंपिंग सिंड्रोम होने के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 78% चांसेज क्या होते हैं डंपिंग सिंड्रोम के देखे जाते हैं आफ्टर द गैस्ट्रेक्टोमी। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट परसेंटेज होता है वो क्या होता है बैरिक सर्जरी और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज के बाद क्या होता है देखा जाता है डंपिंग सिंड्रोम। और बैरिएट्रिक सर्जरी और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज क्या होती हैं जिनके अंदर स्टोमक की साइज होती है उसको लेस कर दिया जाता है, और ये मोस्टली क्या होती है ओबिसिटी की कंडीशंस में की जाती हैं। उसके आफ्टर दैट देखते हैं तो 50% चांसेस होते हैं वो एसोफेगस की सर्जरीज के बाद भी देखे जाते हैं, और 30% चांसेज होते हैं वो फंडोप्लिकेशंस के बाद भी देखे जाते हैं। तो फंडोप्लिकेशंस क्या होता है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो हर्निया की कंडीशंस के अंदर किया जाता है। उसके बाद जो कुछ कंडीशंस होती है जो पेप्टिक अल्सर सर्जरीज की जाती है जिनके अंदर क्या होता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है और वेजोटोमी होती है, दोनों के अंदर क्या होते हैं 20% चांसेज क्या होते हैं देखे जाते हैं। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है स्टोमक का कुछ परसेंट पार्ट होता है समथिंग 10 to 15% पार्ट क्या होता है रिमूव किया जाता है,
और रिमेनिंग पार्ट को जेजुनम या डूडिनम से अनास्टमोसिस कर दिया जाता है। अनास्टमोसिस का मतलब होता है वो जोड़ देना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ देना। और वेजोटोमी, जैसा कि आप जानते हो कि वेगस नर्व को कट डाउन किया जाता है जिससे गैस्ट्रिक एसिड के स्टिमुलेशन कम किए जाते हैं पेप्टिक अल्सर कंडीशन में। लेकिन उसके आफ्टर दैट क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम कंडीशन डेवलप होने के 20% तक चांसेस पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन से ये होता है एग्ज़ाम के अंदर कि मीन मोस्ट कॉमनली जो डंपिंग सिंड्रोम कंडीशंस होती है वो कौन सी सर्जरीज के अंदर पाई जाती है। तो उसके अंदर देखा जाएगा आपको बेरिएट्रिक सर्जरी भी ऑप्शन में होगा, फंडोप्लिकेशन भी ऑप्शन में होगा, वेजोटोमी भी ऑप्शन में होगा एंड गैस्ट्रेक्टोमी भी ऑप्शन में होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, गैस्ट्रेक्टोमी होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं 78% या सबसे ज़्यादा जो चांसेज होते हैं गैस्ट्रेक्टोमी के आफ्टर दैट क्या देखे जाते हैं, पेप्टिक अल्सर का जो कॉम्प्लिकेशंस है डंपिंग सिंड्रोम होने के देखे जाते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ द डंपिंग सिंड्रोम। तो दोस्तों डंपिंग सिंड्रोम की मेनली दो ही फॉर्म होती हैं और वो दोनों फॉर्म होती हैं वो डिवाइड की जाती हैं, वो ड्यूरेशंस के आधार पर डिवाइड की जाती है। अगर ड्यूरेशन क्या होता है 10 to 30 मिनट होता है आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ मील, तो उसको हम कहते हैं अर्ली डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। अगर ड्यूरेशन क्या होता है 2 to 3 आवर्स होता है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द मील, तो उसको हम क्या कहते हैं लेट डंपिंग सिंड्रोम उसको कह देते हैं। उसके बाद इनकी लेट और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है, वो किस तरह से डेवलप होती है, इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और इनके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे जाते हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी जो गैस्ट्रिक सर्जरीज होती हैं तो उनके अंदर क्या होती है गैस्ट्रिक वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि कुछ सर्जरीज होती है उसमें जो गैस्ट्रिक साइज होती है स्टोमक की साइज़ क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है सर्जरी के आफ्टर दैट देखते हैं। तो उसी के वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो स्टोमक से ड्यूरिनम की तरफ एक रैपिड गति के साथ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके रिजल्टिंग दो तरह की कंडीशन देखी जाती है। एक तो हाइपर ओस्मोलरिटी हो जाती है ड्यूरिनम के अंदर और दूसरी क्या हो जाती है रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का। तो हाइपर ओस्मोलरिटी कंडीशन मोस्टली तो हम क्या देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में देखते हैं, जहाँ क्या होते हैं शुगर कंटेंट बढ़ जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होती है हाइपर ओस्मोलरिटी डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में स्पेशली देखी जाती है। बट यहाँ भी हम अगर बात करते हैं तो जितने भी जो कंटेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेंट या शुगर कंटेंट होते हैं वो तेज़ गति से मूव होते हैं स्टोमक से ड्यूडिनम की तरफ। तो उस कंडीशंस के दौरान ही क्या होती है हाइपर ओस्मोलरिटी क्या बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज कंटेंट क्या होते हैं ड्यूडिनम की तरफ मूव करेंगे तो उससे क्या होती है हाइपर ओस्मोलरिटी कंडीशन बढ़ जाती है। तो वो कंडीशंस क्या करती है कुछ वेसो एक्टिव एजेंट्स को डेवलप करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में वेसो एक्टिव एजेंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूरोटेंसिन होता है या फिर वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स होते हैं। तो न्यूरोटेंसिन और वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं एक न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो क्या होते हैं न्यूरोनल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन से क्या होते हैं रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं रिलीज होने से क्या होते हैं इस तरह कंडीशंस होती हैं वो क्या करती है हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशंस को डेवलप कर रही हैं या फिर कह सकते हैं वेसोमोटर सिम्टम्स को डेवलप करती है। उसी तरह क्या होते हैं इंक्रीटिन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं रिलीज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं एक तो फर्स्ट वन होता है जीआईपी होता है जिसके फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और सेकंड वन होता है जीएलपी फर्स्ट होता है। तो वो क्या होता है ग्लूकागोन जो पेप्टाइड होता है। तो वो दोनों ही पेप्टाइड होते हैं वो भी क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन से क्या होते हैं रिलीज होते हैं और ये जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं जो इंसुलिन सेक्रेशंस को स्टिमुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन है उसको कंपनसेशन करने के लिए ये जो रिलीज होते हैं इंक्रीटिन्स होते हैं जिसके अंदर जीआईपी होते हैं और जीएलपी होते हैं और जो ये रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है वो शुगर लेवल को कम करने की काम करती है। तो इसी ये क्या होती है इस तरह से क्या होती है एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होते हैं हाइपर ओस्मोलर कंटेंट होते हैं ड्यूरिनम बढ़ जाते हैं तो उससे वेसो एक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं देखे जाते हैं और जीआई सिम्टम्स देखे जाते हैं और हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन देखी जाती है। सेकंड कंडीशंस की हम बात करते हैं तो उसमें रैपिड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्लूकोज का रैपिड ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो उससे क्या होता है अगर ग्लूकोज क्या होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन अगर ग्लूकोज का हो रहा है
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन एक तरह से कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा और इंसुलिन क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगा, और ज़्यादा रिलीज होता है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर इंसुलिनेमिक रेस्पॉन्स कहते हैं। और उसके कारण क्या होती है, जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेट डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशंस कहते हैं। और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम कंडीशन किसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हाइपरग्लाइसेमिया होता है, वेसोमोटर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जीआई सिम्टम्स डेवलप होते हैं, वो क्या होता है, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है। और लेट डंपिंग सिंड्रोम कौन सा होता है, जिसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन डेवलप होती है और उसके साथ में क्या होते हैं, ऑटोनोमिक या एड्रिनर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, या न्यूरोजेनिक सिम्टम्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो वो तरह कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है, लेट डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये क्या होती है, किस तरह से क्या होती है, जो लेट और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने डंपिंग सिंड्रोम की फिजियोलॉजी के अंदर आपको बताया कि किस तरह से डंपिंग सिंड्रोम अर्ली एंड लेट कंडीशंस डेवलप होती हैं। अर्ली कंडीशंस में जो मैंने आपको सिम्टोमेटिक अपीयरेंस पेशेंट के अंदर बताया कि अर्ली जो कंडीशंस है उसके अंदर वेसोमोटर सिम्टम्स डेवलप होते हैं एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और उसके साथ साथ हाइपर ग्लाइसेमिया के साइंस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट हम जैसे अर्ली डंपिंग सिंड्रोम फर्स्ट हम बात करते हैं वेसोमोटर सिम्टम्स की, तो उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो एक तो पेशेंट के अंदर क्या होता है, पाल्पिटेशंस की कंडीशंस हो जाती है। पाल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है, हार्ट इज रेसिंग एंड स्कीपिंग ए बीट, कि हार्ट क्या होता है, तेज़ गति से धड़कना स्टार्ट हो जाता है और हार्ट बीट क्या होती है, स्किप होना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाल्पिटेशंस कहते हैं। उसके साथ क्या होता है, टेकिकार्डिया कंडीशंस होती है, पल्स रेट क्या होती है, 100 अबोव हो जाती है। उसके बाद फ्लशिंग की कंडीशन देखी जाती है, रेडनिंग ऑफ द स्किन जिसको हम कहते हैं, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखी जाती है, और प्रिस्पायरेशन की कंडीशन देखी जाती है। तो प्रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सेसिव स्वीटिंग की कंडीशन। संकोप की कंडीशन देखी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सडन टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारे क्या होते हैं, वेसोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर अफेक्ट होने के कारण होते हैं। वेसो एक्टिव जो इफेक्ट होता है जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में, उसकी वजह से क्या होते हैं, सारे वेसोमोटर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो सारे क्या होते हैं, कार्डियक सिस्टम से रिलेटिंग होते हैं, ब्लड वेसल से रिलेटिंग सारे सिम्टम्स ही आपको वेसोमोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके आफ्टर दैट सेकंड वन, इनके अंदर जैसे हम बता रहे थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो दोस्तों ऐसा है कि जीआई डिसऑर्डर्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर्स है, तो डेफिनेटली जीआई सिम्टम्स तो क्या होंगे, डेवलप होंगे, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, रैपिड इम्पटिंग ऑफ द स्टोमक होने की वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखी जाती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से डायरिया कंडीशन देखी जाती है। और उसके बाद एक स्पेसिफिक साइन इसके अंदर जीआई सिम्टम्स के अंदर डेवलप होता है, जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो वो क्या होता है, बोरबोरग्मी साइंस होता है, जिसके अंदर लाउड गर्गल्स होती है हाइपर पेरिस्टेल्सिस होने के कारण, या फिर कह सकते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से गर्गलिंग साउंड क्या होती है, स्टोमक और ड्यूडिनम से सुनाई देती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बोबोर गमी इफेक्ट उसको हम कहते हैं, बोबोगमी साइंस उसको हम कहते हैं। उसके अलावा ब्लोटिंग की कंडीशंस और नोजिया की कंडीशंस भी क्या होती है, देखने को इसके अंदर जीआई सिम्टम्स के रूप में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लेट डंपिंग सिंड्रोम होता है। तो लेट डंपिंग सिंड्रोम में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स होते हैं, और इन हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स को टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक तो फर्स्ट वन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोनोमिक होते हैं, या फिर एड्रिनर्जिक सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, और सेकंड वन होता है न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स होते हैं। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टोमेटिक अपीयरेंस दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन बात करते हैं लेट डंपिंग सिंड्रोम में, फर्स्ट वन सिम्टम्स है ऑटोनोमिक या एड्रिनर्जिक सिम्टम्स। उसके अंदर जो फर्स्ट जैसे पाल्पिटेशन की कंडीशन देखी जाती है, ट्रेमर्स या जिसको हम कंपन कहते हैं वो कंडीशन देखी जाती है, प्रिस्पायरेशन की कंडीशंस जिसको हम एक्सेसिव स्वीटिंग के नाम से जानते हैं, और एग्रेशंस की कंडीशंस क्या होती है, देखी जाती है। तो एग्रेशंस का मतलब क्या होता है, मोटर एक्टिविटीज़ का इंक्रीज हो जाना। उसके बाद जो सेकंड वन सिम्टम्स जो मैं बता रहा था आपको, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, जिसके अंदर फटीग की कंडीशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, वीकनेस
कन्फ्यूजन, हैंगर एंड सिंकोप। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स के रूप में पेशेंट में दिखाई देती हैं। जो लास्ट वन मैंने बताया, इसमें सिंकोप का मतलब होता है कि सडन टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारे क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, इनके पेप्टिक जो अल्सर है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम, इसमें से एग्ज़ाम में एम्स, पीजीआई या बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं नर्सिंग से रिलेटिंग, उनमें सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डायरेक्टली जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डंपिंग सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि एक पेशेंट है, उसके अंदर पाल्पिटेशंस हो रही है, टेकिकार्डिया हो रही है, और पेशेंट है उसके अंदर सिंकोप कंडीशंस हो रही है, और पेशेंट की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, तो पेशेंट के अंदर किस तरह की कंडीशन डेवलप, तो उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर से एक डंपिंग सिंड्रोम भी उस ऑप्शंस के अंदर होगा। तो वहाँ आप इजीली उसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हो। अगर सिम्टोमेटिक अपीयरेंस आपको पता है कि वेसोमोटर सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, या फिर जैसे जो सिम्टम्स होते हैं जीआई सिम्टम्स के अंदर, जैसे एब्डोमिनल पेन की कंडीशंस हैं, नोजिया कंडीशंस है, ब्लोटिंग, ये कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, तो उनके आधार पर इजीली आप उन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता है, पूरा जो डंपिंग सिंड्रोम टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए उसको ध्यान से, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपका आगे की कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। दोस्तों, डंपिंग सिंड्रोम के अंदर डायग्नोसिस का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस हम करते हैं। तो एक तो इसके अंदर डायग्नोसिस होता है, वो क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री इवोल्यूशन। जो आप सभी जानते हो कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि आपकी कोई सर्जरी हुई है प्रीवियस, या कोई किसी तरह की गैस्ट्रिक, एब्डोमेन, डूडिनम, या कहीं भी किसी तरह की कोई सर्जरी हुई या नहीं हुई। तो वही उसी को हम क्या कहते हैं, मेडिकल हिस्ट्री एंड इवोल्यूशंस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें दोनों के अर्ली के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन डेवलप होती है, और लेट डंपिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो उसके लिए क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है, वो क्या होता है, गैस्ट्रिक इम्पटिंग टेस्ट होता है। तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो स्टोमक के कंटेंट है वो कितनी तेज़ गति से मूव कर रहे हैं ड्यूडिनम की तरफ या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो वो इसके अंदर क्या किया जाता है, इवोल्वेट किया जाता है गैस्ट्रिक इम्पटिंग टेस्ट के अंदर। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है, जैसे कि बेरियम होता है, तो वो क्या होता है, एडेड किया जाता है फूड के साथ। और फूड के साथ एडेड करने से क्या होता है कि जितना फूड जल्दी ड्यूडिनम की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी क्या होगा, फूड के साथ मूव करेगा, तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट में कितनी रैपिड रेट से क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग की कंडीशंस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, या फिर हाउ क्विकली फूड मूव थ्रू द स्टोमक। नेक्स्ट वन होता है सिग स्टेट स्कोरिंग सिस्टम। दोस्तों, ये अभी तक एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई स्टेड स्कोरिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक, बट फिर भी मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं, इसमें क्या होती है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन स्केल होती है, जिसके अंदर पेशेंट का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको ग्रेडिंग किया जाता है। अगर स्कोर 7+ होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट के अंदर डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशंस डेवलप है। अगर स्कोर क्या होता है 4 और लेस देन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अदर डायग्नोस्टिक या अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पेशेंट को उस कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, के बाद इस बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स क्या होते हैं, डॉक्टर के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिसमें जैसे कि मेडिकेशन साइक्लोमाइन होती है, जो क्या करती है, ये जो ड्रग्स होते हैं वो गैस्ट्रिक इम्पटिंग होती है उसको डिले करने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, रैपिड मूवमेंट के साथ क्या होते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, स्टोमक कंटेंट होते हैं, डूडिनम की तरफ मूव नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो देखा जाता है उसमें ड्रग ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं, जो केवल ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर पता जैसे कि ग्लूकोज लेवल क्या होता है, लेट कंडीशन होती है जो उसके अंदर, तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर इंक्रीज की हो जाता है। तो उन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्ट्रियोटाइड दिया जाता है। उसके अलावा
जो थर्ड होता है एकार्बोस दिया जाता है। तो एकार्बोस क्या होता है, एक जो नाउन हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या किए जाते हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे कि पेक्टिन होता है। पेक्टिन क्या होता है, एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है जो क्या करता है, उस तरह की कंडीशंस को क्या करता है, रिलीव करता है, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है उसको डिले करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ क्लाइंट एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशंस, जो क्या होता है, पेशेंट को हम क्या एडवाइज करेंगे आफ्टर द ट्रीटमेंट, जिससे पेशेंट के अंदर इस तरह की कंडीशंस है उससे पेशेंट को रिलीव दिलाया जा सके, पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स को रिलीव किया जा सके, या पेशेंट क्या हो, एक अच्छा फीलमेंट महसूस करे। तो क्लाइंट एजुकेशन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है डंपिंग सिंड्रोम के अंदर, और इसमें से क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर क्लाइंट एजुकेशंस में से भी पूछा जाता है कि पेशेंट को हम क्या क्या एडवाइज करते हैं आफ्टर द, जैसे ट्रीटमेंट पे पेशेंट चल रहा होता है या आफ्टर द ट्रीटमेंट उसको हम क्या क्या एडवाइज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन जैसे देखते हैं दोस्तों, तो उसमें एक अवॉइड फूड्स होते हैं हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी क्या होते हैं फूड होते हैं जो सिंपल हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल शुगर कंटेंट वाले फूड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्योंकि अगर शुगर सिंपल होगी तो उस कंडीशन में क्या होती है, रैपिड इम्प्टिंग स्टोमक की हो जाएगी, या शुगर कंटेंट सीधे क्या होते हैं, स्टोमक से पास होकर ड्यूडिनम के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, पेशेंट को प्रीफर करते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या डाइट क्या करते हैं, पेशेंट को प्रीफर करते हैं। तो जिन डाइट्स के अंदर क्या होता है, पेशेंट को जो ब्रेकडाउन क्या हो इजीली ना हो सके। उसके बाद जो हाई फैट डाइट्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और हाई प्रोटीन डाइट्स पेशेंट को दी जाती है। जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जितने भी जो स्नैक्स होती हैं, जैसे एग्स है, चीज़ है, मीट है, फिश है, तो ये सारे क्या होते हैं, जो प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं, और ये पेशेंट को क्या दी जाती है, इसलिए दी जाती हैं क्योंकि पेशेंट के अंदर जो कंडीशंस है उसके जो गैस्ट्रिक या स्टोमक एम्प्टी होने का जो टाइम है वो बढ़ सके। उसके आफ्टर दैट देखा जाता है जितने भी जो यूज ऑफ द कैफीन्स है, टी है, अल्कोहल है, इस तरह के कार्बोनेटेड बेवरेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, पेशेंट के लिए अवॉइड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो कंडीशंस होती है इसके अंदर पेशेंट को क्या होता है, तुरंत जैसे पेशेंट को क्या होता है, लाई डाउन करने के लिए एडवाइस किया जाता है पेशेंट को लेटने के लिए, जिससे क्या होती है, डिले गैस्ट्रिक इम्प्टिंग हो सके। क्या स्टोमक क्या होता है, जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो उसके पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट स्टोमक के अंदर न बढ़ पाए, और अगर पेरिस्टेटिक मूवमेंट अगर नहीं बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में स्टोमक की इम्प्टिंग है वो डिले हो जाएगी, और जो कंटेंट पास होंगे स्टोमक से डूडिनम में वो काफ़ी टाइम उसके अंदर स्टोमक में ठहरने के बाद या स्टोमक में स्टे करने के बाद वो ड्यूडिनम के अंदर मूव हो सकेंगे। उसके बाद क्या होती है, जो 5 to 6 मील्स ए डे और ओवरलोडिंग होती है उसको अवॉइड किया जाता है। ओवरलोडिंग फूड नहीं दिया जाता है। 5 to 6 कह सकते हैं जो मील्स होते हैं पर डे पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट के अंदर और देखे जाता है तो अवॉइड करते हैं हॉट और कोल्ड फ्लूइड्स होते हैं, और लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सीवियरिटी या इसको क्या करते हैं, डंपिंग सिंड्रोम को इंक्रीज कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट्स क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, पेशेंट की जो एजुकेशन होती है, पेशेंट को हम डंपिंग सिंड्रोम में एजुकेशन देते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर देखी जाती है। तो इसके अंदर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या होती है, किस तरह की जैसे डाइटरी एडवाइस हैं वो पेशेंट को आप दोगे, और उसी में से 4 ऑप्शन होते हैं कि पेशेंट को, एक पेशेंट है जिसके डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसको क्या क्या लाई डाउन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए 10 to 15 मिनट आफ्टर ईटिंग। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती है, या फिर कह सकते हैं पेशेंट को क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए या सिंपल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, पेशेंट को कौन सी डाइट देनी, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को दी जानी चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, जो पेशेंट एजुकेशन से रिलेटिंग जो पॉइंट्स है वो सारे इम्पोर्टेंट है। और इसमें से क्या होता है, हमेशा ऑलवेज जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होती है, पीजीआई एम्स
या फिर DSSB, रेलवे, सभी के अंदर इस तरह के जो क्लाइंट एजुकेशन होती है या डाइटरी मैनेजमेंट होता है उसमें से क्वेश्चंस क्या होते हैं डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे से जो पेशेंट एजुकेशन को रीड कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, जिससे आपका आगे किसी भी आने वाली एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की या आने वाले जो स्टडी मटेरियल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।